हमारे साथ योगेंद्र जी जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई। आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस। अक्षरशः सही साबित हुई है। मतलब इतना सटीक। मतलब डॉक्टर भी 10 परीक्षण करवाता है, ये टेस्ट लाइए, वो टेस्ट लाइए, ये करवाइए। आपने केवल माथे पर हाथ रख के ऐसे सही बीमारी और सही इलाज कैसे कर दिया? शुक्रिया मुकेश जी। देखिए, संयोग होता है। इतना पहली बात तो मैं कहूं कि सबसे बड़ी बात बधाई इस चीज की नहीं कि इस व्यक्ति की भविष्यवाणी सही हो गई, उसकी सही हो गई। बधाई इस बात की कि भैया देश बच गया। जिस रास्ते पे हम जा रहे थे, हम तो रूस के रास्ते पे जा रहे थे। हमारे देश की लोकतंत्र का क्या हाल होने जा रहा। देश बच गया, वो बड़ी बात है। किसी एक का तुक्का ठीक लग गया, दूसरे का गलत लग गया, ये बहुत छोटी बात है। चूंकि आपने पूछा भविष्यवाणी के बारे में, मैं मोटी बात बता दूं। देखिए, मैं बार बार आपको कहता था कि माथे पे हाथ लगा के आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर है या नहीं, है ना। एग्जैक्ट नापने का मेरे पास कोई तरीका नहीं। और मैंने जो किया था वो यही, मैं और मेरे सहयोगियों ने घूम घूम के हजारों लोगों से बात की। वैसे भी मुकेश भाई, इतने सालों में मैंने एक चीज सीखी है कि दिल्ली में रह के जब आपका दिमाग खराब हो जाए, और अक्सर हो जाता है दिल्ली में रह के, दिल्ली शहर में कुछ ऐसा है कि बैठे बैठे आपको लगता है कि आप देश चला रहे हैं, या आपको लगता है कि देश बिल्कुल खत्म होने वाला है। ऐसी चीजें दिल्ली में रहते हुए दृष्टि भ्रम होता रहता है। तो जब ऐसा हो तो उठाइए गाड़ी, बाहर जाइए और जनता से बात कीजिए। मैं पिछले 25-30 साल से ये काम करता हूँ। इस बार भी मार्च के महीने में जब मैं बेहद मायूस हो गया, और सच बात है मैं बेहद मायूस हो गया था मार्च के महीने, तो बस साथियों के साथ निकले, गांव गांव घूमे, बिल्कुल साधारण लोगों से बात की। किसी पत्रकार से नहीं, किसी नेता से नहीं, किसी इंटेलेक्चुअल से नहीं, बिल्कुल साधारण लोगों से बात की। और वो बात करने से ऐसा हो गया जैसे डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। पता लगा कि नहीं, ये देश अभी भी है, ये देश जिंदा है, ये देश तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश में झूठे मुद्दे एक हद से फालतू नहीं चलते। और जब मैंने देखा और लोगों से पूछा, उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया। और मैंने जो आपको कहा था, देखिए ना, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट हूं, ना मेरी सेफोलॉजिस्ट बने रहने की कोई इच्छा है। आपके शो पे मैं कह रहा हूं, कान पकड़े, आगे से कभी नहीं करना मुझे ये काम, मजबूरी में करना पड़ा था। और अगर नहीं करना पड़े, सबसे अच्छी बात। क्योंकि करना इसलिए पड़ा कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे दिख रहा था कि पूरे देश को भरमाया जा रहा है एक झूठी तस्वीर दिखा के, और वो सर्वे के नाम पे। और वो विधा है जो मैं थोड़ी बहुत जानता हूं। तो मुझे लगा कि यार, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। तो निकलो बाहर, बोलो जो मैं देख रहा था। तो बस इसलिए मैंने मुंह खोला, बोला, और आप जैसे लोगों ने मंच प्रदान किया, जिसके लिए शुक्रिया। योगेंद्र मैं जी, कहीं थोड़ा बड़ा ऐसा तो नहीं कॉम्प्लेक्स कि कर बात प्रधानमंत्री जी के पास 2 रिपोर्ट आई थी, वो उल्टी पलटी हो गई? एक आपको जो देनी थी वो उनको दे दी, उनको जो देनी थी आपको दे दी। और इसमें जो संयोग ऐसा हुआ है कि जो मैंने आंकड़े दिए बिल्कुल एग्जैक्ट से उसी रेंज में आ गए हैं। लेकिन ये अक्सर इसलिए होता है कि ये बिल्कुल संयोग है, इसको आप तुक्का भी लगभग कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, मैंने जो बिहार में कहा था उससे कम हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कहा था उससे ज्यादा हो गया। तो दो गलतियां आप करते हैं, वो कैंसिल हो जाती है, और दुनिया कहती है वाह बड़े शानदार आदमी है। कुछ वैसी बात है, इससे फालतू कुछ नहीं। इसमें इस पूरे इलेक्शन में और क्या सरप्राइज आपको देखने मिले जो आपने नहीं सोचा था, उससे ज्यादा या उससे कम हो गया? यूपी और बिहार में ठीक है, आपके अनुमान उस तरह से नहीं निकले जैसे आपने सोचे होंगे। हम लोगों के अनुमान से भी कहीं अलग है। देखिए, उत्तर प्रदेश पे मेरा कहना था पहले दिन से, जब मैंने, आपको ध्यान होगा, अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में, यानी कि चुनाव के पहले फेज से 7 दिन पहले, मैंने कहा था उत्तर प्रदेश में भूचाल आने वाला है। और कहा था कि बीजेपी को 60, 65, 70 तो छोड़िए, 50 सीट भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो बहुत जूत पतांग हुआ, जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे होता है, गाली गलौज हुई इत्यादि। और मैंने बार बार ये कहा था, आपके शो पे भी कहा था कि भैया 50 का 40 बनते सिर्फ 1.5% का फर्क है, 50 और 40 में। जो 50 पे पहुंच जाएगा, लुढ़क के 40 पे भी पहुंच सकता है। बिहार पे मुझे लग रहा था कम से कम 15 सीट का नुकसान एनडीए को होगा, लेकिन फिलहाल शायद 10 के करीब दिख रहा है, 15 नहीं दिख रहा। कर्नाटका में मेरी उम्मीद थी कि बीजेपी को कम से कम 12-14 सीट का नुकसान होगा। शायद कुल मिला के 10 सीट के करीब का नुकसान हुआ है, उतना 12-14 का नुकसान नहीं हुआ जो मेरी अपेक्षा थी।
उड़ीसा में मैं सोच रहा था बीजेपी कोई 13-14 सीट ले सकती है, लेकिन अंततः शायद वो 18-19 के करीब पहुंच गई है। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन देखिए मोटी तस्वीर क्या थी, और वही एक मोटी बात हमें समझने को। इस देश के 2 क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, एक तटीय पट्टी थी केरला से लेके उड़ीसा, और मैंने आपके शो पे कहा था कि लोग उसमें बंगाल को भी शामिल करते हैं, लेकिन मैं शामिल नहीं करता। मेरे हिसाब से बीजेपी वहां आगे नहीं बढ़ रही। केरला से लेके उड़ीसा तक की जो पट्टी है, वहां बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा, लेकिन सीटें उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगी, ऐसा मैंने बार बार आपके शो पे कहा था। मेरे अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा सीटें बढ़ी उड़ीसा में, लेकिन कुल मिला के तस्वीर वैसी है। दूसरी तरफ देश की वो जो बाकी हिस्सा है, कर्नाटका और महाराष्ट्र से लेके बिहार से झारखंड तक, जिस पूरे इलाके में बीजेपी का वर्चस्व था पिछली बार, और इस पूरे इलाके में बीजेपी का वोट गिरा है। कहीं सीटें गिरी है, कहीं सीटें नहीं गिरी, लेकिन वोट सब जगह गिरा। याद रखिए, ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में कुछ धमाल हो गया है, वोट कर्नाटका में भी गिरा है। केवल गुजरात और मध्य प्रदेश 2 राज्य हैं जहां इनका वोट नहीं गिरा है, बाकी पूरे देश में इनका वोट गिरा है। कर्नाटका में 6%, राजस्थान में 11%, हिमाचल प्रदेश में 14%, उत्तराखंड में 4%, हरियाणा में 12%, झारखंड में 8%, बिहार में भी 8% वोट गिरा है। मतलब पूरे देश में बीजेपी का वोट इस पूरे इलाके में गिरा है। हो क्या रहा है? वो मेरे ख्याल से ये रहा है कि देश को जो पिछले 2 चुनाव में एक तरह से बड़ी असाधारण उन्माद की स्थिति में रखा गया, सन 2014 में वो एक आशा का उन्माद था, 2019 में एक तरह से युद्धोन्माद था। तो लोगों को ये कहा गया कि भाई साधारण बातों को छोड़ो, अपने बाकी सब मुद्दों को छोड़ो, सब मुद्दों के ऊपर ढक्कन लग गया, मोदी मोदी ये होने लग गया। अब वो ढक्कन उतर गया। ऐसा नहीं कि लोगों के मन में कोई बहुत बड़ी घृणा थी, कोई गुस्से की लहर थी, ऐसा नहीं था। अगर वो होता तो बीजेपी को 100 सीट नहीं आता, लेकिन अब वो ढक्कन हट गया और लोगों ने कहा भैया कब तक बात नहीं करेंगे इस सवालों पे। तो फिर महंगाई, बेरोजगारी, किसान की अवस्था, उत्तर प्रदेश में छुट्टे जानवर, राजस्थान में अग्निवीर, पर्चों के लीक होने का सवाल, ये सवाल उठने लगे। और दूसरा, लोग वो सवाल पूछने लगे जो कि इतने दिन से पोस्टपोन करके बैठे थे कि भैया ये सांसद काम क्यों नहीं करता, ये विधायक इतना अहंकारी क्यों है, और यहाँ ऐसा मेरे जीवन में जो होना चाहिए वो चीजें क्यों नहीं हो रही। जैसे ही ये पूछा तो इनकी सत्ता डगमगाने लगी। याद रखिए, और ये जो बीजेपी की तरफ से जो कोशिश हुई कि सबको राम के पर्दे में ढक दिया जाए, राम मंदिर के नाम पे ढक दिया जाए, लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसा नहीं है कि लोग आपकी और मेरी विचारधारा के साथ जुड़ के सेकुलर हो गए, लेकिन लोगों को इतना लगा कि ठीक है यार, राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों ने कहा जी अच्छी बात है, बन गया, लेकिन अब ठीक है ना, हर बार इस पे वोट थोड़ी दिया जाएगा। तो साधारण चीजों पे आ गया, और वो साधारण चीजों पे चुनाव का आना लोकतंत्र का सामान्य राजनीति की तरफ जो मोड़ था, वो बीजेपी के लिए बड़ा घातक था, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि असामान्य बनी रहे राजनीति। वो हो नहीं पाया। जहां जहां बीजेपी ने सामान्य राजनीति की, जैसे उड़ीसा में बीजेपी ने अपने आप को एक क्षेत्रीय दल के रूप में प्रोजेक्ट किया, सफलता प्राप्त की। तेलंगाना में बीजेपी ने अपने आप को पिछड़ी जातियों की पार्टी की तरह प्रमोट किया, सफलता मिली। आंध्र प्रदेश की एक जो एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी उसके साथ जोड़ा, सफलता मिली। तो ये राजनीति जीत रही है। तो बीजेपी को जहां सफलता भी मिली है, उसे हिंदू मुसलमान के सवाल पे सफलता नहीं मिली है। इस देश ने हिंदू मुसलमान की राजनीति को, नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया, और मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दीर्घ काल में ये बनी रहेगी। आज शाम तक पता लग जाएगा प्रधानमंत्री कौन बनता है, सत्ता किसकी बनती है। मेरे लिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं था, क्या होगा इस देश का, क्या बनेगा इस देश का, इसका चुनाव था, और वो चुनाव हम जीत गए। बाकी सब छोटी चीज। योगेन जी, इंडिया गठबंधन के परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करेंगे? कांग्रेस के परफॉर्मेंस को, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस को, इसको कैसे आप देखते हैं? मतलब चुनाव, ये मतदान, माफ कीजिएगा, एग्जिट पोल के पहले तक इस तरह की बातें की जा रही थी कि राहुल गांधी ने बेकार की यात्रा कर ली, उससे कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस का संगठन नहीं बना, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वैसा करना था, तमाम तरह की निगेटिव बातें की जा रही थी।
आज आप क्या कहेंगे? मुकेश जी, मेरी तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट लोगों से एक गुजारिश रहती है कि आप क्रिकेट कमेंट्री जरूर सुना करें, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि क्रिकेट की कमेंट्री बड़ी बारीक होती है। कभी किसी टी20 मैच के आखिर में यह नहीं कहा जाता कि आज राजस्थान रॉयल्स जीत गया तो उनकी बैटिंग भी अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी, स्पिन भी अच्छी थी, फील्डिंग भी अच्छी थी और उनका कैप्टन भी अच्छा था। कोई नहीं कहता, और ऐसा कोई कहेगा तो उसकी कमेंट्री को 1 मिनट कोई नहीं सुनेगा। कहा जाता है कि बॉलिंग अच्छी थी लेकिन मिडिल ओवर में थोड़ा लड़खड़ा गई और उनके अंतिम ओवर में रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन ये हुआ है ना, बारीक चर्चा होती है। राजनीति के बारे में मैं देखता हूं, जो जीता वो सिकंदर। जो जिसकी अगर राहुल गांधी, अगर कांग्रेस आज 60 सीट पे आ जाती तो इस देश का हर व्यक्ति ज्ञान दे रहा होता कि राहुल गांधी ने 5 क्या गलतियां की, और वो सारी बातें जो जो राहुल गांधी ने किया था सब गलतियां थी। और आज मुझे डर लग रहा है कि अब लोग कहेंगे राहुल गांधी ने जो कुछ किया सब चीजें थी। उससे बचना चाहिए मेरे ख्याल में। ये जो यात्रा थी, दोनों बहुत, देखिए राहुल गांधी को क्रेडिट किस बात का मिलना चाहिए? सबसे बड़ा क्रेडिट इस बात का मिलना चाहिए कि 2022 में जब देश में इतनी मायूसी थी, सब लोगों ने हथियार डाल दिए थे। खुद कांग्रेस के लोग कहने लगे थे भैया अब बीजेपी का रास्ता ही रास्ता है, इसी के चल के जो कुछ होगा होगा, हम भी इसको अपना ले, अब क्या दिक्कत है? ऐसे में राहुल गांधी अड़े रहे, खड़े रहे, जिसको वो कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं, यानी कि हिंदू मुसलमान पे हम वोट नहीं लेंगे, हम सेकुलरिज्म के साथ खड़े रहेंगे और मोहब्बत शब्द इस देश में बोला जा सकता है। ये बहुत बड़ा काम था उस समय। दूसरा, राहुल गांधी की जो दूसरी यात्रा थी, न्याय यात्रा, उस यात्रा ने इस देश को एक नया एजेंडा दिया और कांग्रेस पार्टी को अपने ही जनाधार से दोबारा जोड़। कांग्रेस का जनाधार क्या है? गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हाशिए पे जो लोग खड़े हैं, वो कांग्रेस का जनाधार हमेशा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसको भूल गई थी। कांग्रेस की नीति और उनका नेतृत्व कांग्रेस के अपने जनाधार से कट गया था। राहुल गांधी ने उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश की। ये दोनों काम अधूरे हैं। इन दोनों कामों में उनको बहुत सीमित सफलता अभी तक मिली। बस इतना कहिए कि गाड़ी का मुंह अब ठीक दिशा में हो गया है। क्योंकि अगर सफलता मिलती, अभी से मैं उनको बधाई नहीं दूंगा इन सब चीजों के लिए, इसलिए कि जिस दिन ये सफल हो गई ये काम, उस दिन कांग्रेस के 100 नहीं 300 हो जाएंगे। आज ये कहना अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन मैं पोलिंग करता हूं, सेफोलॉजी जानता हूं, 100 और 300 में उतना बड़ा फासला नहीं है जितना बताया जाता है। अगर कांग्रेस इस पे खड़ी रही, अगर राहुल गांधी, जिनका कद आज की बात से, आज के सफलता से बढ़ेगा, अगर राहुल गांधी इस पे कायम रहे और कांग्रेस अपने पूरी नीति और नेतृत्व को उससे अलाइन करेगी, तो आप देखिए बहुत दूर तक जाएगा। तो देश के लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। इंडिया अलायंस, जैसे मैंने आपके शो में पहले भी कहा था, जितना कर सकता था उतना नहीं कर पाया। आज मैं कह दूं कि इंडिया अलायंस ने सब कुछ अच्छा कर दिया था, वो बहुत फिजूल किस्म का विश्लेषण होगा। मेरी इच्छा थी कि इंडिया अलायंस कोई मैनिफेस्टो जारी करता, 4-5 बिंदु का अपना कोई प्रपोजल देश के सामने रखता, जो वो नहीं कर पाया। मेरी उम्मीद थी कि इंडिया अलायंस सड़क के ऊपर कोई आंदोलन भी करेगा, वो नहीं कर पाया। हालांकि उनकी मजबूरी मैं समझता हूं, उनको ये नहीं पता था कि कल तक मेरा नेता घर में होगा कि जेल में होगा, ईडी का छापा किस पे पड़ेगा, मेरे बैंक का अकाउंट बचेगा कि नहीं बचेगा, जो मेरा कैंडिडेट है कल बीजेपी की गाड़ी के अंदर घूम के सेल्फी तो नहीं खिंचवा रहा होगा, रिटर्निंग ऑफिसर मेरे आदमी को पकड़ के उससे नॉमिनेशन वापस तो नहीं करवा रहा होगा। ऐसी स्थिति में विपक्ष से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जितना उन्होंने किया उससे बेहतर कर सकते थे, और अगर करते तो आज हम शायद विपक्ष के, जो इस वक्त मैं आंकड़ा देख रहा हूं कांग्रेस और उसके एलाइज का मिला के, विपक्ष का 233, ये हो सकता है 290 तक पहुंच जाता, और ऐसा होता तो इस देश को बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता, जो कि फिलहाल किंतु परंतु में अटका हुआ है। अब इंडिया गठबंधन जहां पर खड़ा है, वहां उसे सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उन दलों को अप्रोच करना चाहिए कि नहीं जो बीजेपी के साथ थे अभी तक, हालांकि उनका रिकॉर्ड उस तरह से कम्युनल नहीं रहा है, जैसे चर्चा हो रही नीतीश कुमार की या नायडू की। सवाल कठिन है
और इसके अलग अलग आंसर हैं। चूंकि मैं जानता हूं कि मेरे कहने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं खुल के अपनी बात कह देता हूं क्योंकि रत्ती भर फर्क मेरे कहने से पड़ने वाला थोड़ा ही है। यहाँ बोल रहे हैं, उसका कौन सुनेगा। मेरे ख्याल से इससे बिल्कुल, इस लालच से बिल्कुल बचना चाहिए इस वक्त। क्योंकि पॉइंट देखिए, आज बीजेपी के इस वक्त दिख रहे हैं 240 के करीब दिख रहे हैं। अगर इनके 220 भी होते तब भी ये सरकार बनाए, क्योंकि सरकार बनाना केवल संख्या का खेल नहीं है। मुंबई से प्राइवेट जेट आएंगे, प्राइवेट जेट में कुछ साहब आएंगे, साहब अपने साथ कुछ बैग भी लेके आएंगे, कुछ चुपचाप से मॉरिशस के अंदर ट्रांसफर होगा, ये सब चीजें होंगी। हम सब जानते हैं, हम सब अनजान बच्चे नहीं बैठे हैं यहाँ पे। ये सब खेल होगा। इस खेल में फंसने की और इस खेल में मात ही मात। क्योंकि देखिए, मोदी केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है। इस देश में मोदानी नामक एक संस्था काम कर रही है, बहुत बड़े बड़े हित काम कर रहे हैं। कल जो शेयर मार्केट में हुआ और आज जो शेयर मार्केट में हुआ, आप तुलना कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा कितने बड़ा खेल है। ये केवल राजनीति और सत्ता और कुर्सी का खेल नहीं है, बहुत बड़े व्यावसायिक हितों का खेल। और इसकी काट करने का तरीका ये नहीं है कि आप इस खेल में घुसें और इसमें किसी तरह से संख्या बनाने की कोशिश करें, ये इनके इन प्रकार है। इसका तरीका ये है कि आप इस खेल से 2 कदम बाहर आ जाएं और कहें कि मैं अगली बार 230 नहीं, मैं जब 330 ले आऊंगा तब आपसे बात करूंगा। यही इसकी काट है, पैसे की और इस तरह के खेल की। ये जो दिल्ली में तिकड़म होती हैं और जिस तरह से सरकार दिल्ली में बनाई जाती है, आप सोचिए जो लोग चंडीगढ़ का मेयर बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वो दिल्ली के प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए क्या नहीं करेंगे। उस खेल में जाने से बेहतर है बाहर रहें, पब्लिक को इसमें जोड़ें और एक बड़ा काम करें। क्योंकि कांग्रेस ने सही दिशा में एक कदम लिया है, मगर उसमें 4-5 कदम अभी और लेने बाकी। वो होता है और विपक्ष के साथ एकता बनाए रखी जाए। झारखंड के चुनाव में, मध्य महाराष्ट्र के चुनाव में, इन सब में एकता बनाए रखी जाए तो बहुत बड़ा बदलाव करें, बड़े बदलाव का इंतजार करें, छोटे लालच में ना फंसें। ऐसी मेरी राय है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस राय का रत्ती भर महत्व नहीं है, इसलिए सुन लीजिए। नहीं, लेकिन आप राहुल जी के संपर्क में रहते हैं तो आपको आइडिया तो होगा कि राहुल जी किस तरह से सोचते हैं एटलीस्ट। नहीं, मैं उनका बिल्कुल अंतरंग मित्र नहीं हूँ भाई। लोगों को ऐसी गलतफहमी हो जाती है, 2 फोटो छपने से ऐसा लगता है कि कोई बहुत जिगरी दोस्त है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी बात कह देता हूँ और वो सुन लेते हैं। मैं समझता हूँ बहुत लोगों से सुनते होंगे अपनी बात। और चूंकि रीजनेबली ईमानदार आदमी है, नौटंकी नाटक नहीं करते हैं, झूठ नहीं करते हैं, बातों की जलेबी नहीं बनाते हैं, इसलिए उनसे बात करना बड़ा सरल है। क्योंकि मैं भी सही को सही और गलत को गलत कहना पसंद करता हूँ और वो आराम से सुन सकते हैं। कोई अगर कहे कि तुम गलत काम कर रहे हो, वो सुन सकते हैं इस बात, इसलिए हमारी बस बात हो जाती है। आप ऐसा ना माने कि मेरे कहने से इस बात पर कोई फर्क पड़ेगा। कम से कम मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। जी, मैं ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में भी मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए आमादा रहेंगे? देखिए, जी, अगर कोई नेता मोदी जी की स्थिति में होता, 10 साल तक इस तरह से देश में राज किया होता, पूरे देश में तूती बजती और उसके बाद उसे इस तरह की हार का सामना करना पड़ता और अगर उसमें किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी शर्म या आत्मा बची होती तो वो चुपचाप से कहता, भैया ये रहा था, अगले व्यक्ति को ले लीजिए, 10 साल मैंने काम किया, आप किसी और को मौका दे दीजिए। ये होती है राजनीति की मर्यादा। लेकिन मोदी जी और मर्यादा दोनों शब्दों को एक वाक्य में बोलते हुए मुझे ही लाज आती है। पता नहीं आपको कैसा महसूस होता होगा। जी। तो आप मानते हैं कि मोदी जी, अभी शाम को जश्न भी होगा भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, जीत का जश्न मनाया जाएगा। पता नहीं ये पिछली बार के जश्न के मुकाबले किस तरह का जश्न होगा। वो चमकते चेहरे जो 2019 में थे, आज बुझे बुझे से होंगे। लेकिन क्या ये सरकार कैसी होगी फिर? मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ, जिस तरह की सरकार बनेगी वो किस तरह के, उसका कैरेक्टर क्या होगा? देखिए, अगर आज शाम को जश्न होता है तो वो बेहद अव्वल दर्जे की बेशर्मी का जश्न होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इतने साल से मोदी जी को और इनके मीडिया मैनेजर्स को आदत पड़ गई है। इन्हें लगता है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा सकता है, कुछ भी कर दो, बस पब्लिक को उल्लू बनाया जा सकता है।
मैं समझता था कि आज का जो एक मैसेज है वो ये है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। और इस तरह का अगर वो सोचते हैं कि बेशर्मी का जश्न मना के देश में माहौल बन जाएगा कि बीजेपी जीत गई, पता नहीं किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के गांव गांव में आज चर्चा हो रही होगी, भैया मोदी तो गयो। मेरे गांव में मैं सोच सकता हूँ इस वक्त ताश मंडली में बैठ के क्या चर्चा हो रही होगी। अरे भाई 400 बोल रहा था, अरे भाई ये ना आया, देख तेरा तो गयो, अब तो खत्म हो लियो। ये सब चर्चा इस वक्त देश के गांव गांव में हो रही होगी। अब ऐसे में आप जश्न मनाएं, कुछ भी करें, दिल्ली में आप किसको ठगने की कोशिश कर रहे हैं? बेहतर ये हो कि अगर बीजेपी कह सके कि देखिए हमने कोशिश की, हमने पूरा प्रयास किया, आपने इसको स्वीकार नहीं किया, और ऐसी स्थिति में हमने आपसे ये सबक लिया है, हम ये सीख रहे हैं, और उसके बाद हम ABC ये 3 चीजें करेंगे। ये तो होती है राजनीति का कायदा, क्योंकि जनता ने इतना बड़ा सबक आज दिया है, और अगर ये सबक नहीं है तो पता नहीं राजनीति में सबक क्या होता है। तो इसके बाद भी सुधरेंगे या नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि जैसे मोदी जी के मन की बात, उनकी सैकड़ों मन की बात सुनने के बाद किसी को पता नहीं लगी। मेरे मन में जो मेरे मन की बात है वो आप सुन लीजिए। मेरे मन की बात यह है कि 10 साल से मोदी जी अथक मेहनत कर रहे हैं, हर दिन 18 घंटे काम करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। हर कोई व्यक्ति 18 से कम नहीं बोलता, पता नहीं वो आंकड़ा कहां से आया है, लेकिन हर कोई जानता है कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। मैं सोचता हूं जो व्यक्ति 10 साल से 18 घंटे मेहनत कर रहा हो उसे कुछ विश्राम की आवश्यकता है, और कम से कम 5, 7, 10 साल का विश्राम तो मिलना ही चाहिए। मोदी जी को कुर्सी से विश्राम मिलना चाहिए, और इस देश को मोदी जी से विश्राम मिलना चाहिए। ये तो मेरी समझ है। अभी ऐसा होगा या नहीं, मैं कौन होता हूं कहने वाला। लेकिन नेहरू की बराबरी करनी है उन्हें, तो रिकॉर्ड तो बनाना पड़ेगा। 3 बार नेहरू जीते थे, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना उनके लिए आवश्यक है। हाँ, फर्क यही है कि वो तीसरी बार जीते थे, ये तीसरी बार हारे हैं। इतना जरूर हम याद रखें, सरकार बनाना और चुनाव जीतना 2 अलग बात है। मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था, मैं एक भी आंकड़ा चेंज नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था यदि 300 से 1 सीट भी उन्हें कम आती है तो इसका मतलब है बीजेपी की नैतिक हार होगी। 272 से 1 सीट भी कम आती है तो राजनीतिक हार होगी चुनाव में, और अगर 250 से 1 भी सीट कम आती है तो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार होगी। याद रखिए, इस चुनाव में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही थी, मोदी चुनाव लड़ रहे थे। मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा जा रहा था, सब कुछ मोदी में थी, जिसके अंत में आपसे बताया जाता था कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल पे बटन दबाएंगे। चुनाव मोदी लड़ रहे थे, तो जाहिर है हार तो उनकी है। तो अब नेहरू के रिकॉर्ड में सिर्फ 3 बार प्रधानमंत्री बनना नहीं था, वैसे 3 बार अटल जी भी बन लिए थे, लेकिन मोदी जी के रिकॉर्ड, नेहरू जी के रिकॉर्ड में 3 बार जनता का विश्वास जीतना हुआ, वो तो मिला नहीं। बाकी चीजें तो चलती हैं, हो जाता है। जोटिन जी, आपको क्या लग रहा है, ये जो इस तरह का मैंडेट आया है, आने वाले दिनों में ज्यादा टकराव, ज्यादा संघर्ष, ज्यादा आंदोलन की गुंजाइश बनती दिख रही है केंद्र के स्तर पर? संघर्ष और आंदोलन, कुछ लोगों को संघर्ष और आंदोलन शब्द सुन के सिहरन होती है, मुझे गुदगुदी होती है, क्योंकि मैं जानता हूं ये देश आंदोलन की बिना पे, आंदोलन की बुनियाद पे खड़ा हुआ है। मेरे लिए आंदोलन एक सुंदर शब्द है, आंदोलित होना। आप तो हिंदी के प्रोफेसर हैं, मेरे को वो पानी पसंद नहीं है जिसमें आंदोलन ना हो, जो हिलता ना हो। सड़ांध मुझे पसंद नहीं। आंदोलन बड़ी सुंदर चीज है, और मुझे लगता है कि इस देश में इस परिणाम के बाद और कुछ होना हो, 2-4 चीजें जरूर हो। नंबर 1, संविधान से छेड़खानी करने की किसी की हिम्मत नहीं है। नंबर 2, किसान से पंगा लेने से पहले कोई भी प्रधानमंत्री सोचेगा अगली बार। याद रखिए, इस चुनाव की एक किसान की कहानी भी है, जो पूर्वी राजस्थान में हुआ है, जो हरियाणा में हुआ है, पंजाब में हुआ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है। सीधे सीधे किसान की कहानी है, और अजय मिश्र टेनी के यहाँ जो हुआ है। तो दूसरी बात यह कि किसान से पंगा लेने से पहले कोई भी प्रधानमंत्री सोचेगा। तीसरी बात, मुझे लगता है कि मीडिया का गला थोड़ा सा खुल जाएगा, और कितना सुंदर होता है जब पत्रकार सवाल पूछते हैं, जब पत्रकार खड़े होते हैं, कुछ गला खोल के बोलते हैं। तो पूरा तो नहीं खुलेगा,
लेकिन कुछ कुछ आवाज जो कई सालों से गला दबा हुआ था, वो आवाज खुलनी शुरू हो जाएगी। चौथा, इस देश की न्यायपालिका को जो कानून की इबारत बहुत धुंधली सी दिखाई देने लग गई थी, चश्मा खराब हो गया था, तो उन्हें वो कानून की इबारत भी पढ़नी शुरू हो जाएगी। पांचवा, इस देश का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी है, वो संविधान के अनुसार तो काम अभी से नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है संविधान की दिशा में 1-2 डिग्री झुक जाए, जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये सब अगर होता है तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मुकेश जी, अगर आज के पूरी बात को मुझे एक वाक्य में कहना हो, तो आज तंत्र पर लोक की विजय हो। इस तंत्र ने दबा के रखा हुआ था और लोक ने सर हिला के कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं भी तो हूं। ये बहुत बड़ी बात हुई है और मेरे लिए ये सब महत्वपूर्ण है। हाँ, और इसमें जो छठी बात मुझे जोड़नी चाहिए थी वो ये कि आंदोलन, प्रतिरोध, संघर्ष, इस सब की जमीन बड़ी होगी। और अगली बार जब कोई मेरे जैसा आंदोलन जीवी मुट्ठी उठा के हाथ अपना ऊंचा करेगा, तो उसकी मुट्ठी पहले से ज्यादा कसी हुई। और अंततः लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी ये कसी हुई मुट्ठी है। किसी की कुर्सी पे क्या मखमली कपड़ा लगा है या नहीं लगा, वो लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। कसी हुई मुट्ठी लोकतंत्र की गारंटी है और वो आज के दिन मजबूत। मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह से एक माहौल बना दिया गया था, एक मिथ क्रिएट कर दिया गया था कि आएगा तो मोदी ही और मोदी है तो मुमकिन है, वो जनता ने इस जनादेश के जरिए उसको बस्ट कर दिया है, बिखरा दिया है, फोड़ दिया है। और ये एक बड़ी बात, क्योंकि हम लोग जब भी बात करें, मैं तो देखता हूँ चैट बॉक्स में आएगा तो ही मोदी, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, इसी तरह के कमेंट आते हैं। ये जो एक मैसेज गया है इससे, ये पूरे सिविल सोसाइटी के लिए, नागरिक समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए एक बड़ा मैसेज तो है ही। आखिरी टिप्पणी इस पर, ये जो परिवर्तन हुआ है, आपने बहुत सारे भय दूर करने की बात की है, लेकिन एक धारणा जो लोगों के दिमाग में इस तरह से बैठा दी गई कि वो कुछ और उसके बाहर सोचना ही उन्होंने बंद कर दिया। जी, वो तिलिस्म टूट गया है। जब कोई जादूगर स्टेज पे कर रहा होता है और हम मुंह में उंगली डाल के देख रहे होते हैं, ये और एकदम बिल्कुल चार्म्ड है, बच्चों की तरह देख रहे हैं। इस देश में 10 साल से यही चल रहा है। फिर अचानक आपको दिखता है कि वो जो ताश का पत्ता उसने हवा से नहीं निकाला, उसकी स्लीव के अंदर था, कुर्ते की स्लीव से निकाला है उसने, आपने देख लिया। और जैसे ही वो देख लेते हैं, तिलिस्म टूट जाता है। और तिलिस्म टूटने के बाद हर चीज आपको अजीब दिखाई देती है। मैं समझता हूं आज के, हो सकता है मैं ज्यादा आशावादी हूं, लेकिन आज जो हुआ है उससे वो तिलिस्म टूट गया है। आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है। और मैं सच बताऊं, मैं घूम रहा था, इतने लोगों ने मुझे कहा कि जी मैं तो वोट बीजेपी को नहीं दूंगा, लेकिन जी आएगा तो मोदी। लाचारी से, उत्साह से नहीं कहा, लाचारी और बेबसी से बोले, लेकिन जी आएगा तो मोदी। अगर ये ना होता, अगर ये धारणा ना होती कि आएगा तो मोदी, अगर इस देश के मीडिया ने और अगर इस देश के ओपिनियन पोल्स ने मार्च के महीने में बता दिया होता कि बीजेपी बिल्कुल फिसलने ग्राउंड पे है, ये चुनाव कहीं भी जा सकता है, बीजेपी हार सकती है। अगर एक भी ओपिनियन पोल ने 240 छोड़िए, जो फिगर मैं इस समय 238 का देख रहा हूं, मान लीजिए उनको नहीं, अगर किसी ओपिनियन पोल ने 258 का फिगर भी दे दिया होता, तो चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता। और इस वक्त हम बीजेपी के 238 नहीं, 218 देख रहे होते और इंडिया गठबंधन के 235 नहीं, 265, 275 देख रहे होते। तो ये जो मिथक टूटने में देरी हुई है, लेकिन कोई नहीं, लोकतंत्र में कभी भी देर नहीं है। और जो चीज जितनी मेहनत से प्राप्त की जाए उतनी ही मीठी है, और मेहनत का समय है। बस मेरा इतना आगाह करने की जरूर इच्छा हो कि हम अभी से ना मान लें कि सेकुलरिज्म बच गया है, संविधान बच गया है, लोकतंत्र बच गया है। हाँ, बच गया है, लेकिन इतना ही माने कि हमें, आपको, हम सब लोगों को पांव टिकाने की जमीन मिली, संघर्ष करने की। संघर्ष अभी जीता नहीं गया है, युद्ध अभी जीता नहीं गया है। युद्ध के मैदान में एंटर करने का हमें पासपोर्ट मिला, उसका इस्तेमाल करेंगे। जो पांव टिका है
उसका इस्तेमाल करके अंदर घुसेंगे और लड़ाई करेंगे तभी जीतेंगे। अभी जीते नहीं है, लड़ने की गुंजाइश बनी। बस इस बात को हम याद रखें, क्योंकि अंततः ये लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के साथ, ये जो लड़ाई है भारत का स्वधर्म बचाने की लड़ाई, ये राजनीतिक लड़ाई केवल नहीं है, ये वैचारिक और सांस्कृतिक लड़ाई है। वो लड़ाई लड़नी होगी, जीतनी होगी। केवल एक चुनाव इस लड़ाई को जीत नहीं सकता, चुनाव केवल दरवाजा खोल सकता है। लड़ाई बहुत लंबी है, हम सबको लड़नी है। बहुत मुकेश बहुत जी, शुक्रिया योगेन जी इस पूरी इजाजत हो तो योगेंद्र जी से एक सवाल मैं पूछ लूं? जी प्लीज। योगेंद्र जी नमस्कार, पूर्णिमा त्रिपाठी है। जी 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 नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार। आपने कहा कि ये एक मिथक टूट गया है कि मोदी ही आएगा, आएगा तो मोदी ही। तो अभी आपने इसके पहले कहा था कि अभी इंडिया गठबंधन को किसी भी एन केन प्रकार सरकार बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर सरकार फिर से, और आपने कहा कि मोदी और मर्यादा दोनों एक लाइन में तो कहा नहीं जा सकता है, तो अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वो मिथक कहाँ टूटा? मोदी तो बन गए एक बार, तो फिर वो कितने रूथलेसली काम करेंगे इसका कोई गारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें क्या आपको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन को देश की दशा बदलने के लिए अगर सरकार बनाना मुमकिन होता है तो कोशिश करनी चाहिए? पूर्णिमा जी, जो मिथक था कि आएगा तो मोदी ही, उस मिथक में समझ ये थी कि मोदी जनादेश लेके आए, मोदी जीत के चुनाव आएंगे, झंडा लहराते हुए आएंगे। वो तो सब फुस हो गया है ना, तो वो बात तो रही नहीं। रही बात ये कि क्या सरकार बनाने की कोशिश की जानी चाहिए या नहीं, मैंने अपनी राय रख दी। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रांग राय है, अगर आंकड़े कुछ अलग होते तो मैं शायद कुछ अलग कह पाता, और शाम तक देखें कि एग्जैक्ट आंकड़े क्या हो। बस मैं इतना चाहता हूं कि सरकार बनाने के चक्कर में उस तरह की हरकतें ना हो जो कि विपक्ष ने आज जो पाया है उसको खो दे। बस मेरी यही चिंता है। जो एक नैतिक आधार आज प्राप्त हासिल किया गया है, और वो जनता ने दिया, पार्टियों ने नहीं दिया। देखिए, पार्टियों से ज्यादा पब्लिक ने चुनाव लड़ा, पब्लिक ने कुछ दिया है, उसको हम खो ना। बस मेरी यही चिंता है, बाकी तो जो होगा खेल दिल्ली में होगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी हमसे बातचीत करने के लिए, और पूरे चुनाव के दौरान हमसे लगातार बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्लेटफॉर्म दिया इस पूरे में बात रखने का, पब्लिक तक बात, जबकि पूरा मीडिया ने गला दबाया हुआ था, आप लोगों ने अपना गला खोल के रखा। साधुवाद।